नमस्कार। डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देश में और विदेश में, खास तौर से मध्य एशिया में, मध्य पूर्वी एशिया में यानी मिडिल ईस्ट में जो स्थिति चल रही है वो दुनिया के सामने है। अमेरिका का जो रुख है और ईरान ने जिस तेवर के साथ अमेरिका और इजराइल को जवाब दिया है, इस बारे में आज साहित्यकार क्या सोचते हैं और आज के दौर में कविताएं जो लिखी जा रही हैं, खासतौर से कविताएं तो अपने ज़माने में सभी साहित्यकारों ने युद्ध के खिलाफ बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ कवि राजेश जोशी। आप जानते होंगे, भोपाल से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजेश भाई, ये बताइए कि ये जो मौजूदा स्थिति है और इसमें जिस तरह से ईरान एक मजबूती के साथ दो महाशक्तियों के साथ के अगेंस्ट खड़ा है और लगातार ये लड़ाई अब करीब करीब 1 महीना होने जा रहा है इस लड़ाई को, ऐसे में आप क्या पूरा परिदृश्य देखते हैं और ऐसी स्थिति को कैसे अपनी नजर से देखते हैं? मुझे लगता है एक तो अमेरिका बहुत अरसे से मिडिल ईस्ट के सारे तेल भंडारों पर अपना कब्जा करने की कोशिश में लगा रहा है, लेकिन उसने हमेशा मिडिल ईस्ट को अंडर एस्टिमेट किया। आज जब ईरान से भिड़ना पड़ रहा है तो मालूम पड़ रहा है कि उसने इराक के समय जो मिडिल ईस्ट को जैसा भी उसने अंडरस्टैंड किया होगा, वो स्थिति आज नहीं। मिडिल ईस्ट उतना कमजोर नहीं है जितना उसने कभी समझा था। तो एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मिडिल ईस्ट के बहुत सारे केंद्रों पर अमेरिका ने एक लंबे अरसे में बहुत सारे अपने सैनिक अड्डे तैयार किए और ईरान ने सबसे पहले उन सैनिक अड्डों को ही खत्म किया। इसलिए भी अमेरिका को ये उम्मीद नहीं रही होगी कि जब ये लड़ाई होगी तो उसे लगा था कि इजराइल और यही लड़ते रहेंगे, ईरान लड़ते रहेंगे। उसे ये उम्मीद नहीं रही होगी कि उसके जो सैनिक अड्डे उसने बनाए हैं मिडिल ईस्ट में, उन पर अटैक होगा। ये हुआ और ये एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी ईरान ने अडॉप्ट की कि उसने अमेरिका के उन अड्डों को पहले खत्म किया, जिससे उसकी ताकत बहुत कमजोर हुई। तो ये एक बड़ा दौर है और हालांकि अमेरिका और बहुत सारे देश मिलके ये कोशिश में लगातार रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये कोशिश की जाती रही है कि अब के से जब भी युद्ध का क्षेत्र बने तो वो मिडिल ईस्ट या एशिया बने, जिससे उसको यानी यूरोप को जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक नुकसान हुआ था वो अब एशिया के डेवलपिंग कंट्रीज को हो और वो अपना व्यापार ज्यादा बढ़ा सके। ये कोशिश अमेरिका और तमाम यूरोपीय देश करते रहे हैं और इसमें अब जितना यानी 25 आज तो लगभग 1 महीना हो गया है, यानी ये महाभारत से बड़ा युद्ध है। तो ये एक खतरनाक संकेत जरूर है कि जिस तरह से युद्ध चल रहा है और जिस तरह से वो बढ़ रहा है, उससे ये खतरा जरूर बन रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध कहीं ना बन जाए। ये हाँ, इसकी आशंका तो बहुत समय से चल रही है और खासतौर से इसकी आशंका बहुत हाँ, और खास तौर से जब रूस और यूक्रेन वाली लड़ाई पिछले 3 सालों से करीब करीब चल रही है और वो धीरे धीरे हाशिए पे पहुंच गया है, तो मीडिया में तो अब उस लड़ाई का जिक्र भी नहीं होता, उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। हाँ, लेकिन आज जो ईरान के साथ जो इतना बड़ा हमला अमेरिका ने किया है, तो क्या ट्रंप इसको लेके अपनी नीतियों को लेकर पछता भी रहे हैं या फिर एक्सपोज हुए? एक्चुअली अमेरिका ने गलती ये की कि वो ये सोच रहा था कि इजराइल और जो इसकी युद्ध है जो फिलिस्तीन का, उसमें वो क्योंकि वो तो हमेशा इजराइल के साथ रहा है और इजराइल एक गलत ढंग से बनाया गया देश है। बुनियादी रूप से 1948 में वो बनाया गया देश था। महात्मा गांधी ने बहुत 1938 में इस बात का विरोध किया था कि इस तरह से नहीं बनाया जाना चाहिए फिलिस्तीन, और
वहां से लेकर अगर आप देखें बहुत ही अजीब सा है ये काल इंडियन पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही टिपिकल है कि हिंदुस्तान के जितने प्राइम मिनिस्टर हुए आज तक, यानी जितनी लंबी एक फहरिस्त अगर हम देखें, चाहे वो वामपंथी यानी सेंट्रिस्ट रहे हों, मध्यमार्गी रहे हों, चाहे वो दक्षिणपंथी यानी अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री रहे हों, उनने भी हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़े होने की बात कही और इजराइल को कंडेम किया कि इजराइल गलत ढंग से फिलिस्तीन पे कब्जा कर रहा है और उसको वहां से हटना पड़ेगा। ये तो अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण सुना जा सकता है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये पहला मौका है जब भारतीय राजनीति में एक ऐसा मोड़ आया है जब भारतीय सत्ता कहीं ना कहीं इजराइल के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही। तो ये भारत की विदेश नीति तो कभी ऐसी रही नहीं ना, भारत की विदेश नीति तो कभी ऐसी रही नहीं। ये विदेश नीति का फेलियर है बेसिकली। ये जो विदेश नीति आप यानी विदेश नीति से जो डेविएशन आपने किया है, जो इस समय की सत्ता ने जो डेविएशन आया है, क्योंकि हमारी 47 से लेके आज तक की जितनी भी जो हमारी विदेश नीति रही है वो हमेशा फिलिस्तीन के कहीं ना कहीं साथ रही है। यासिर अराफात के साथ बहुत गहरी दोस्ती हम लोगों की रही है और ईरान से भी एक बहुत गहरा रिश्ता भारत का रहा है। यानी ये तो कहा जाता है कि आर्य जो है वो ईरान से आए थे, और अगर ये मान लें कि जैसे बहुत सारे जो हमारे दक्षिणपंथी मित्र हैं वो कहते हैं कि नहीं, भारत से ही जो आर्य जो थे वो भारतीय थे और वो ईरान गए थे। अगर दोनों में से कुछ भी सही है तो भी ईरान से एक गहरा रिश्ता है, चाहे वो ईरान गए हों चाहे ईरान से आए हों। तो आपका एक गहरा रिश्ता ईरान से रहा है। उसके बाद तेल के मामले में ईरान हमेशा हमें सपोर्ट करता रहा और हमें हद तक सस्ता तेल उपलब्ध ईरान ने कराया। और तीसरी एक जो बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान से जब जब भी हम लोगों के डिस्प्यूट हुए, जब जब भी हम लोगों के टकराव हुए, उसमें ईरान ने हमेशा इंडिया का साथ दिया, भारत का साथ दिया। तो ये सारी चीजों को नहीं भूला जा सकता कि ईरान से हमारे रिश्ते बहुत गहरे हमेशा से रहे जी। ये पहला मौका है जब खामनेई की जब डेथ हुई, जब इजराइल ने उन पे अटैक किया, उनकी हत्या की गई, तो हमारी सरकार ने कोई शोक संदेश तक देने की जहमत नहीं उठाई। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप एक राष्ट्र का जो सर्वोच्च नेता है और जो आपका मित्र राष्ट्र है, आपकी पूरी फॉरेन पॉलिसी में वो आपका मित्र राष्ट्र है, उसका सर्वोच्च नेता मारा जाए और आप उस पे शोक तक व्यक्त ना करें, ये बहुत दुखद था और ये बहुत बड़ी गलती है। फॉरेन पॉलिसी में इसका जो परिणाम है ये बहुत अच्छे मुझे नहीं लगता कि एक सही कदम भारत सरकार ने उठाया। भारत सरकार को इस गलती को सुधारना चाहिए। अब राजेश जी आते हैं थोड़ा साहित्य जगत पे, क्योंकि ऐसी घटनाएं जब भी पूरी दुनिया में घटी, ऐसी घटनाएं जब भी कोई युद्ध की स्थिति बनी, मारा जाता है आम आदमी, और जो राजनेता होते हैं जैसे ईरान में तो बेशक उनकी जो लीडरशिप थी उसको खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसे सामान्य जनता पर सबसे ज्यादा युद्ध का असर होता है। ऐसे में बहुत ज्यादा असर साहित्यकार हैं, हमारे जो साहित्यकार हैं या फिर ईरान के जो साहित्यकार हैं या जो भी देश दुनिया भर में जो भी साहित्य जगत के संवेदनशील लोग हैं, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है युद्धों के खिलाफ तमाम। तो ये जो पूरी स्थिति है उसमें साहित्य जगत की क्या भूमिका होनी चाहिए आज की तारीख में? एक तो सबसे दुखद अध्याय ये है कि इसमें बहुत मासूम बच्चे जिनको कि कुछ नहीं मालूम कि युद्ध क्या होता है,
जिन्हें नहीं मालूम क्या ईरान है और क्या भारत है और क्या अमेरिका है और क्या फिलिस्तीन है और क्या इजराइल है। ऐसे हजारों बच्चे मारे गए, यानी 160 लड़कियां जो स्कूल गोइंग गर्ल्स मारी गई जिस तरह से, और उसके अलावा भी सैकड़ों की तादाद में बच्चे मारे गए। ये इतना भयानक है, यानी ये अमानवीय है कि इतने बच्चों की हत्याएं हुई, यानी इस युद्ध में। तो युद्ध वैसे भी कभी भी कोई भी लेखक रहा हो दुनिया का, वो कभी युद्ध के हमेशा एक सामान्य आदमी से लेकर एक संवेदनशील आदमी जो भी होगा वो युद्ध के विरुद्ध होगा। युद्ध के पक्ष में कोई कम से कम नहीं होगा। पर दुर्भाग्य है कि सरकारें इसके बाद भी आपने भी राजेश जी आपने भी बहुत सारी कविताएं लिखी हैं युद्ध पर। मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप अपनी कुछ कविताएं जरूर सुनाएं। जरूर जरूर, तो मैं सुनाता हूं। जी 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 जी। एक आदमी सुबह सुबह अपने कुत्ते को घुमा रहा है, एक आदमी अपने घोड़े को नहला रहा है, एक आदमी फूल चुन रहा है चांदनी की झाड़ी से और धीरे धीरे गुनगुना रहा है। दूर कहीं बजता पलुस्कर का कोई भजन धीरे धीरे हवा में अपने पंख फैला रहा है। लेकिन ये कौन अहमक है जो लगातार बड़बड़ा रहा है, युद्ध युद्ध युद्ध। हमारी पूरी दिनचर्या पर एक आतंक का अंधेरा घिरता जा रहा है। मध्य एशिया को बनाया जा रहा है तीसरे युद्ध का मैदान। समाजवादी देशों पर निशाना साधकर तैयार किए थे अमेरिका ने जो आतंकवादी गिरोह, वो अब अमेरिका को ही बना रहे हैं अपना शिकार। बिसात उलट गई है और बौखला रहा है अमेरिकी साम्राज्य, और बौखला रहा है अमेरिकी साम्राज्य। एशिया को बनाया जा रहा है अब तीसरे युद्ध का मैदान, और हमारे आका तलवार पर रखकर नमक चाट रहे हैं। सिद्धांतकार कहते हैं सभ्यताओं के बीच ठनेगा अगला युद्ध। सिद्धांतकार कहते हैं सभ्यताओं के बीच ठनेगा अगला युद्ध। एशिया को बनाया जा रहा है अब तीसरे युद्ध का मैदान। शिका टूटकर गिरने को है, बिल्लियां मुंह उठाए इंतजार कर रही हैं लगातार। एक तो यह है, एक और छोटी सी कविता है जी जी। युद्ध पर। कौन चाहता है युद्ध? कौन चाहता है युद्ध? कौन? शासक चाहते हैं युद्ध, शासक, इधर के भी और उधर के भी। कौन चाहता है युद्ध? कौन? शासक चाहते हैं युद्ध, शासक, इधर के भी और उधर के भी। पर शासक क्यों चाहते हैं युद्ध? क्योंकि शासक को जो बनाते हैं शासक, वो चाहते हैं युद्ध। शासक को जो शासक बनाते हैं वो क्यों चाहते हैं युद्ध? ओह, उनके कल कारखाने, उनके कारोबार, उनका व्यापार, उनका बाजार, उनके हथियार, सब कुछ तो जुड़ा है युद्ध से। लेकिन इस बार आर्थिक नहीं है, एक सांस्कृतिक संकट की तरह रखेंगे वे युद्ध को हमारे सामने। लेकिन इस बार आर्थिक नहीं, एक सांस्कृतिक संकट की तरह रखेंगे वे युद्ध को हमारे सामने। लेकिन फौजें क्यों लड़ती हैं? क्या फौजें भी चाहती हैं युद्ध? फौजें नहीं चाहती युद्ध, फौजें सिर्फ लड़ती हैं। तो ये दिक्कत है कि युद्ध जो है वो कोई नहीं चाहता, यानी ना वो लोग चाहते हैं जो लड़ रहे होते हैं, ना जनता चाहती है कि युद्ध हो, कोई नहीं चाहता। पर फिर भी युद्ध होते हैं, और कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो युद्ध को लगातार चलाए रखती हैं, इसलिए कि उनको हथियार बेचना है, उनको तेल पर कब्जा करना है, उनको बहुत सारी चीजों पर कब्जा करना है, उन्हें जमीनों पर कब्जा करना है। और एक लास्ट कविता और सुनाता हूं, भयानक विचार। चांद की ओर पीठ किए शहर की छत पर बैठा है गिद्ध। चांद की ओर पीठ किए शहर की छत पर बैठा है गिद्ध। अब इस दुनिया की खैर नहीं, एक एक कर अब घरों से आएगी रोने की आवाज। फिर शुरू होगा कौओं का सामूहिक शोर,
फिर सब एक दूसरे में डूब जाएगा। दुख रही हैं धरती की बूढ़ी पसलियां, दुख रही हैं धरती की बूढ़ी पसलियां, फटा जा रहा है आसमान का माथा। उड़ाओ गिद्ध को उड़ाओ, बचाओ हो सके तो बचाओ इस दुनिया को, इस समय की। उड़ाओ गिद्ध को उड़ाओ, बचाओ हो सके तो बचाओ इस दुनिया को, समय की खलवाट खोपड़ी में पल रहा है एक भयानक विचार। समय की खलवाट बहुत खोपड़ी में पल रहा है एक जी, भयानक विचार। तो ये बहुत बहुत कुछ ही कविताएं हैं अच्छी जो। और संवेदनशील कविताएं आपने लिखी हैं, और हाँ। निश्चित रूप से आज के दौर में ये सारी कविताएं बेहद मौजू हैं। लेकिन राजेश जी, चलते चलते मैं कुछ सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा। साहित्य जगत की जो भूमिका पर हमने ये सवाल शुरू में भी आपसे किया था कि हाँ। ऐसी स्थितियों में जो साहित्य जगत की जो भूमिका होती है वो क्या होती है और क्या होनी चाहिए? ये सही है कि जितना प्रतिरोध बड़े स्तर पर, हालांकि कई देशों में हो रहा है, पर अभी भी हमारे यहाँ उतने बड़े स्तर पर प्रतिरोध नहीं हो रहा, जबकि अमेरिका में खुद बहुत बड़ा प्रतिरोध हो रहा है, और जी, फिलिस्तीन में हो रहा है, और इसराइल तक में, यानी अभी कल की खबर थी कि इसराइल में बहुत बड़े प्रदर्शन हुए। तो लेखक हमेशा, क्योंकि युद्ध के खिलाफ रहे, और युद्ध के खिलाफ हमेशा से हिंदुस्तान में बड़े प्रोटेस्ट मार्च होते रहे हैं पहले भी। जी, और हम हमेशा से इस बात के, यानी अगर आप शाहिर की नज़में उठाकर देख लें, फैज को उठाकर देख लें, जितने भी भारतीय और भारतीय महाद्वीप के बड़े कवि हुए हैं, उनको उठाकर देखें, तो उनने हमेशा युद्ध का विरोध किया कि युद्ध किसी चीज का मसला नहीं हो सकता। शायर की प्रसिद्ध पंक्ति थी कि जो, यानी युद्ध जो है वो किसी चीज का मसला नहीं, किसी चीज को हल नहीं कर सकता युद्ध। और ये सिद्ध भी हुआ। इतने सारे युद्ध जो हम लोग देख चुके हैं, बड़े से लेके छोटे तक, वो उनने कुछ भी हल नहीं किया, यानी उससे कोई ऐसा हल नहीं निकला कि जिससे कोई यानी बात कही जा सके कि अच्छा ये इस युद्ध का ये अच्छा परिणाम निकला। युद्ध के अच्छे परिणाम कभी नहीं होते, युद्ध एक खराब चीज है, और इसको लेकर दुनिया नहीं, में तमाम ये तो ठीक है। साहित्यकारों ने लिखा है। आप तो एक रंगकर्मी रहे, बहुत सारे नाटक आपने लिखे, और हाँ। आपने तमाम जन संगठनों के साथ जुड़ करके बहुत एक्टिविस्ट के रूप में आपने बहुत सारी निश्चित ही। भूमिकाएं आपकी हैं। तो हाँ। आज के दौर में ये सारे एक्टिविस्ट या ये जो सारी रचनाएं हैं, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो गीत हो, कविता हो, या फिर कहानी हो, उपन्यास हो, ये जो सारे रचे जा रहे हैं साहित्य के जो तमाम पहलू हैं, उसका निश्चित। असर समाज पर कुछ होता है आज के दौर में कि नहीं होता? समाज पर तो होता है, और इसीलिए हम पा सकते हैं कि समाज हमेशा युद्ध के पक्ष में कभी नहीं होता। नहीं, वो तो नहीं ये रहता। अलग हाँ, है ना। युद्ध के पक्ष में कोई समाज नहीं हो सकता, क्योंकि उसे नुकसान सबसे ज्यादा उसी को भुगतना पड़ता है, उसी के बच्चे मरते हैं। चाहे एक बार बहुत अजीब सी बात है कि शायद भारत पाक युद्ध था, और उसके बाद राधा कृष्णन जो थे वो हमारे उपराष्ट्रपति थे उस समय। राधा कृष्णन ने एक स्पीच दी उसके बाद, युद्ध के दौरान, और उनने एक बहुत, वो तो बड़े फिलोसफर भी थे, तो उनने कहा कि चाहे इधर का आदमी मरे या उधर का आदमी मरे, उसकी माओ के आंसू एक जैसे होते हैं। जी, जी, तो देखा ये जाना चाहिए कि सवाल ये नहीं है कि जैसे हमने दुश्मन करार दे दिया है, उसके आदमी मर रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात नहीं है, क्योंकि उसके भी जो सैनिक मर रहे हैं उनके भी परिवार उजड़ रहे हैं, उनके भी परिवार को उतना ही दुख हो रहा है जितना हमारे सैनिक के मरने का हमारे परिवार को हो रहा है। तो ये दोनों स्थितियां हैं, मानवीय नहीं है। एक मानवीय स्थिति यही है कि वो युद्ध के विरुद्ध हो, क्योंकि जी, आप किसी भी का, यानी किसी भी परिवार का उजड़ना, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे आप जिससे लड़ रहे हैं उसका परिवार हो, उसका उजड़ना कैसे एक मानवीय बात हो सकती है, और उसका दुख तो एक जैसा ही होगा।
तो ये बिल्कुल, इसलिए हमेशा सामान्य जनता युद्ध के पक्ष में कभी नहीं हो सकती। इतने बच्चे मारे जा रहे हैं, उनकी माएँ जिस ढंग से रो रही हैं, उनके परिवार जिस ढंग से दुखी हो रहे हैं, क्या यानी कौन उस युद्ध का समर्थन कर सकता है? तो चाहे क्या वो अभी आपने इज़राइल कहा, निकला हो। अभी आपने कहा कि ये जो मौजूदा स्थिति है वो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ एक इशारा करती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में जल्दी ही ये जो स्थितियां हैं वो सामान्य होंगी? लगभग ये माना जा रहा है कि मध्यावधि में ट्रंप की पराजय होगी। हालांकि उससे राष्ट्रपति नहीं हटाया जाता जब मध्यावधि में जब हार होती है, पर उसका जी, पार्लियामेंट पे से अधिकार कम हो जाता है। पार्लियामेंट के लेवल पर वो यानी उसके अधिकार कम सीमित हो जाते हैं। तो एक तो ये अगर स्थिति बनती है दिसंबर में, तो उससे हम्म, एक सकारात्मक स्थिति बनेगी। अमेरिकन जनता को हालांकि ये पहले भी समझ में आया था ट्रम्प को लेकर के ये आदमी थोड़ा कोई बहुत जी, जी, संयत नहीं है, असंतुलित हैं ट्रम्प। और जिस बिल्कुल, ढंग से उनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं अमेरिका से वो भी और बाहर से भी, उसमें वो बहुत असंतुलित लगते हैं। हम्म, आश्चर्य होता है कि नेतन्याहू जैसे जो इजरायली नेता हैं, आज आप वही दोहरा रहे हैं जो आपके साथ बीत चुका है। तो ये आपको हम्म, खुद समझना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप के लोग बच्चों को मार रहे हैं जैसे हिटलर ने कभी बच्चों को मारा। तो ये एक यानी विडंबना है कि आप वो कर रहे हैं जिससे आप जिस दुख से आप निकल कर आए। तो ये नेतन्याहू जी, को भी समझना चाहिए, ट्रम्प को भी समझना चाहिए कि ये स्थितियां कोई बहुत सकारात्मक नहीं होंगी। और आश्चर्य है कि ट्रम्प जिस ढंग से एक्ट कर रहे हैं वो बहुत हास्यास्पद बन चुका है। यानी जी, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, किसी जी, नेता का इस बहुत ढंग से हास्यास्पद। बहुत हाँ, विस्तार से आपने चीज़ों का विश्लेषण किया राजेश जी, और हमारे दर्शकों को बेशक आपकी कविताएं बहुत आज की स्थिति से बहुत आज के ज़माने में आपकी जो कविताएं हैं वो बेहद मौजू हैं, और निश्चित रूप से आने वाले वक्त में आप और बेहतर कविताएं लोगों को देंगे इस उम्मीद के साथ, और जल्दी जरूर, ही ये युद्ध खत्म हो इस उम्मीद के साथ मैं फिलहाल बिल्कुल। के लिए आप हमारे साथ थैंक आए, यू। इसके लिए बहुत बहुत